नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है मानव संसाधन। और जो भी साथी इससे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं वो सभी साथी प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास को देख सकते हैं। और जो भी साथी घटना चक्र और SPD और एडिटोरिया करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कर रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि इस योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर के 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये कथन सही है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है कि 2015 में आया और इसका उद्देश्य था कि 2016 से लेकर के 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। तो ये भी था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है। ठीक है। तो पहला कथन में कह रहा है कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो सही है कि भूमि पर जितने प्रकार के लोग माने जिस प्रकार से लोग फैले हैं, यानी कोई जो है झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, तो कोई जो है कि घर बना करके रह रहे हैं, तो कहीं पर जो है कि तो वो सब को हम क्या बोलेंगे, उसको हम जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यानी वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का जो है 90% में से 30% जो है कि भूपृष्ठ पर निवास करता है यानी रहता है। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन में दिया है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एक समान है। तो जनसंख्या के वितरण विश्व में एक समान नहीं बल्कि असमान है। तो ये कथन गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन गलत है यानी असत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 कथन जो है कि असत है। ठीक है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उससे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं तो कुछ क्षेत्र जो है कि विरल बसे क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी और उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। तो पहला कथन सही है। ठीक है। दूसरा कथन में दिया है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों जैसे कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये भी कथन सही है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन राइट है। तो पहला कथन और दूसरा कथन सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि विषुवत वृत्त का जो है कि उत्तर में ज़्यादा लोग निवास करते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण में जो है कि कम लोग निवास करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग किस महाद्वीप में रहते हैं। तो किस महाद्वीप में रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों। डिस्कशन में दिया गया है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है।
विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सही आरोही क्रम में मतलब सबसे सर्वाधिक जो है कि जनसंख्या मतलब जो है कि किस देश में है, तो हमको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है, यानी कि कम से ज़्यादा। तो यानी रूस, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएस, भारत, चीन। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहेगा तो जो है कि चीन में है, उसके बाद भारत में है, तब यूएसए में है, तब इंडोनेशिया में है, तब पाकिस्तान में है, तब नाइजीरिया में है, तब रूस में है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि भारत का जनसंख्या का औसत घनत्व है। तो भारत का जो जनसंख्या का औसत घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है कि विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दे रहा है कि समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी जनसंख्या घनत्व को जो है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। तो ये सही कथन है। दूसरा कथन में दिया है कि संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन में दिया है कि विश्व सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः दक्षिण मध्य एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 1 और 2 कथन सही है, ठीक है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि पृथ्वी पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहने का अर्थ ये हुआ कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी सबसे अधिक जो है कि पॉपुलेशन का डेंसिटी दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात पूर्वी एशिया में, इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन से भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो कौन कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। तो स्थलाकृति यानी वहाँ का जो है कि भूमि कैसा है, वहाँ का जो है कि ज़मीन कैसा है, तो वही स्थलाकृति। वहाँ का खनिज, वहाँ का मृदा मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ का जल। तो ये सभी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है कि सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन में कह रहा है कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। यानी लोग जो है पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। तो ये तो सही कथन है, ठीक है। दूसरा कथन में कि मैदानी क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये भी सही है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी कथन सही है। तो इसका आंसर इसको जो है कि काट के कर दीजिए, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं यानी कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसको सही कर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी कि सभी कथन जो है कि सही है, ठीक है, सभी कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि लोग समान रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहना पसंद करते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा कथन में दिया है कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगी, चांग, चियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र है। तो ये सही है। विश्व की नदी घाटी घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। तो ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो सी कथन जो है कि असत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल एक कथन जो है असत है।
डिस्कशन में दिया गया है जलवायु के बारे में कि जलवायु लोग समान रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगे, चियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कहा है निम्नलिखित में कौन कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक करते हैं, तो सामाजिक कारक करते हैं, आर्थिक कारक करते हैं और सांस्कृतिक कारक करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक कारक के कारण घने बसे क्षेत्र है। तो किसके कारण है, तो जो है कि ओसाका और मुंबई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक कारक के कारण जो है कि घने बसे क्षेत्र नहीं है। तो कौन से घने नहीं है, तो पुणे नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कि सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब जो है कि हो गई थी। तो ये गलत है। ठीक है। और दूसरा करा था कि जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो पहला कथन में दिया है और कह रहा कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गया था। ठीक है। तो ये सही कथन है। ठीक है। दूसरा कथन में दिया है कि 1959 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब पहुंच गई, जिसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो ये गलत है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी 4 अरब हो गई। तो ये भी जो है कि गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 कथन जो है गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि 1804 से सन 1999 में तेजी से जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है, तो खाद्य आपूर्ति और औषधियों की उपलब्धता। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। कह रहा है सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी यानी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। तो सही है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। तो ये भी सही है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के कौन से कारण है। तो कौन से कारण है, तो प्राकृतिक कारण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच को अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या में कमी होती है। कह रहा है मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, यानी जन्म दर से जो है कि मृत्यु दर अधिक होगा तो उससे जनसंख्या में क्या होगा, कमी होगा। तो ये कथन जो है कि क्या है, कह रहा था कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या में कमी नहीं बल्कि तब तो जनसंख्या में जो है कि वृद्धि ही होगा। ठीक है। तो ये कथन जो है कि क्या है, गलत है। दूसरा कथन में दिया है कि जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या स्थिर है, यानी
जन्म दर भी और मृत्यु दर भी समान होगा तो जनसंख्या जो है कि क्या है, स्थिर रहेगा। तो ये कथन सही है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जो है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो ये भी गलत है। तो हमको कहा था कौन सा कथन सही है, तो कथन 2 सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसको अप्रवास कहलाता है, यानी अप्रवासी कहलाते हैं, तो सही है। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसको उत्प्रवास कहलाता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देशों में अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। तो किस देशों में बढ़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बढ़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन से देशों में उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो किस देश में किया गया है, तो सूडान देश में किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन से देशों में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, तो जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है जनसंख्या संगठन क्या क्या जानने में सहायता करता है। तो क्या क्या जानने में सहायता करता है, तो यह पुरुष और स्त्रियों की संख्या जानने में सहायता करता है, सही है। यह पुरुष और स्त्रियों के आयु वर्ग में जानने में सहायता करता है, ये भी सही है। किसी पुरुष और स्त्रियां कितने शिक्षित है, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, ये भी सही है। किसी पुरुष और स्त्रियां का आय का स्तर और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है, इसको जानने में किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि है। तो कौन सा विधि है, तो जनसंख्या पिरामिड और आयु लीग पिरामिड, तो दोनों हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है। तो कह रहा है कि एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में कह रहा है कि इसमें बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई गई है और जन्म के स्तर को दर्शाती है, सही है। इसमें ऊपर का आकार वृद्ध लोग यानी 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन में कि युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्धि आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। इसके कार्यत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर कैसा कैसा है, तो चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से क्या होता है, संकरा हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। जापान में आधार पर पिरामिड है, तो कैसा पिरामिड है, तो संकरा पिरामिड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।